हाँ, सो लास्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का ये आज जो हम कवर करेंगे। नाम क्या है इस टॉपिक का? डॉपलर इफेक्ट। सुना है किसी ने इसके बारे में, डॉपलर इफेक्ट के बारे में, कि नहीं सुना है अभी तक? नो सर। नहीं सुना? ओके, देखो भाई, इसमें मैं आपको बता दूं, दो पार्ट्स हैं। एक तो इसका डेरिवेशन का पार्ट है और एक इसका फॉर्मूले से रिलेटेड पार्ट है। मैं फिर से पहले फॉर्मूला रिलेटेड पार्ट कराऊंगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में इसके डेरिवेशंस देखेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? हम्म। अब देखो, इसमें क्या है, किस डॉपलर इफेक्ट बात किस बारे में करता है? ये बात करता है कि ये क्या हुआ, तो गलत हो गया, एक मिनट रुको। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? डॉपलर इफेक्ट के बारे में। डॉपलर इफेक्ट हमें पढ़ना है। डॉपलर इफेक्ट में डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ ये समझेंगे कि इफेक्ट क्या होता है, कितना होता है, इस इफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, वगैरह वगैरह। तो क्या कहता है डॉपलर इफेक्ट कि व्हेन देयर इज अ relative motion between the source and observer, the frequency of sound observed is different than the frequency produced by source। क्या है, मान लीजिए एक स्पीकर है जो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, लेट्स से 1000 हर्ट्ज का साउंड क्रिएट कर रहा है। अगर आप ऑब्जर्वर हो और आपके और स्पीकर के बीच में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, देन आप जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करोगे, दैट फ्रीक्वेंसी नीड नॉट बी इक्वल टू द 1000 हर्ट्ज क्रिएटेड बाय द सोर्स। ये जो इफेक्ट है इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, क्या है कि लेट्स से मेरे पास ये एक सोर्स है जहां से साउंड निकला। अब साउंड को मैं एस से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, कि एस से मैं सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो साउंड क्योंकि वेव है, मैं इसको वेव से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वेव इधर जा रहा है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। सोर्स ने फ्रीक्वेंसी जनरेट करी है एफ नॉट की, ये फ्रीक्वेंसी एफ सुनता है। तो अगर ये सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पर है, तब तो फ्रीक्वेंसी एफ जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करी है, इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एफ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। बट अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? लेट से सोर्स मूव कर रहा है आगे की तरफ वेलोसिटी ऑफ
सोर्स से, वीएस से। आपका वेव मूव कर रहा है, वेव की वेलोसिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। और मान लेते हैं कि आपका जो ऑब्जर्वर है ये मूव कर रहा है वेलोसिटी वी ओ से, ठीक है। तो in that case there is a direct formula with the direct relation between this frequency f and f naught, and that relation is given by frequency f observed is equal to original frequency f naught into velocity of wave with respect to observer upon velocity of wave with respect to source। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इन सिंपल टर्म्स में इसको लिख सकता हूं इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू एफ ओ इंटू सी माइनस वी ओ अपॉन सी माइनस वी एस। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां पर ये फॉर्मूला ऐसे ही कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसके लिए एक नियम है सिंपल सा। all velocities are measured along line joining source to ऑब्जर्वर। ठीक है, जितनी वेलोसिटी आप मेजर कर रहे हो वो सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग ही मेजर कर रहे हो, किसी और डायरेक्शन में नहीं मेजर कर रहे हो। मतलब ये कि अगर ये ऑब्जर्वर इधर जाने की बजाय ऊपर की तरफ जा रहा होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सोर्स इधर जा रहा होता, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होता, तो उससे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एफ नॉट के बराबर ही रह जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये जो सी और वी नॉट और वी एस खासतौर से, सी तो क्योंकि चारों तरफ रहेगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ रहेगा ही रहेगा, बट वी ओ और वी एस जो है ये दोनों आपका सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग ही होना चाहिए। समझ में आई बात, हाँ या ना। देखो, अगर आप कोई बुक उठाते हो तो जनरली उसमें क्या होता है ना, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले से सारे के सारे केसेस कवर कर रहा हूँ। आप उसमें देखोगे फॉर्मूले ऐसे बना रखे होते हैं, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सॉरी, सोर्स इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। दो फॉर्मूले बन गए। फिर बोलेगा नहीं, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। दो फॉर्मूले इसके बन गए। फिर दोनों को मूव कराएगा, वो भी अलग अलग डायरेक्शंस में। तो बेसिकली चार पांच, कुछ बुक्स में आठ आठ फॉर्मूले तक दे रखे होते हैं। वो सारे के सारे फॉर्मूले सिर्फ एक इस रिलेशन से हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, इतना याद रखो, ऑब्जर्वर का जो इफेक्ट है वो न्यूमरेटर में आ रहा है, सोर्स का इफेक्ट डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, सोर्स के मोशन का इफेक्ट डिनोमिनेटर में आ रहा है, ऑब्जर्वर का इफेक्ट न्यूमरेटर में आ रहा है। एक और चीज क्या याद रखनी है कि इफ separation between source and observer is decreasing, then observed frequency f will be greater than original frequency fo and vice versa। मतलब कि अगर दोनों पास पास में आ रहे तब तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और अगर दोनों दूर दूर जा रहे हैं तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। ये भी नोट वाली बात है, ये भी एक और नोट है।
ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए, डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझने वाला पार्ट तो बाद में करेंगे हम लोग, डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे। क्लियर? Yes, sir. ओके। तो सीधे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सिंपल सिंपल से। मैं लैंग्वेज से नहीं, सीधे डायग्राम से एग्जांपल दूंगा। ये आपका सोर्स है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है। सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विथ वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकंड। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड। और आपको दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड c इज इक्वल टू 330 मीटर्स पर सेकंड। कहा गया है कि अगर सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 600 हर्ट्ज, तो यहां पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है? फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। सही आंसर है आयुषी आपका। क्या होगा देखिए, हम बोलेंगे लेट्स से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एफ डैश है, तो एफ डैश जो कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, इट इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ इज 600 हर्ट्ज, 600 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव जो कि ये 330 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कितना हो जाएगा 330 माइनस माइनस 20 मतलब 330 प्लस 20 अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, कितना हो जाएगा 330 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू सिंपली 700 हर्ट्ज। समझ में आई बात? ये दोनों पास पास में जा रहे थे तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी को बढ़ना चाहिए था। आप यहां से वेरीफाई कर सकते हो, हाँ जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है बेटा।
सॉल्व करिए इसको। सही है दीपान्विता, आपका आंसर एकदम। देखिए अनिकेत, एकदम सही आंसर है। क्या होगा इस केस में, आपका जो साउंड है वो यहां से ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी। नाउ हमको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, तो मुझे मालूम है एफ डैश जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, दैट इज इक्वल टू 1200 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्या हो जाएगा, c -40 होगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, कितना हो जाएगा 340 -60, दैट इज इक्वल टू 900 हर्ट्ज। ये आपका आंसर। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? समझ में आया क्वेश्चन? ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन कर रहा है अराउंड द सोर्स विच इज एट रेस्ट। सोर्स प्रोड्यूस कर रहा फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज की, ये डिस्टेंस r 300 मीटर है, इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है। आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बतानी है। सर फ्रीक्वेंसी कितना है? 660, 660।
बोलिए। अनिकेत एकदम सही आंसर है आपका। और कोई? दीपान्विता एकदम सही है। भाई सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा 660 hertz, as there is no approach or separation between source and observer। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। ध्यान रखेंगे इस चीज को, यहां नोट डाल के लिख लेंगे चाहे तो। इफ separation between source and observer is constant, then frequency observed f dash is equal to original frequency f। समझ में आई बात? क्लियर है सबको कि नहीं है क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, अ ड्रंक ट्रक ड्राइवर driving his truck at a speed of 50 meter per second is 50 meter per second suddenly sees a wall in front of him and so he blows the horn कि भैया दीवार हट जाओ, कहां खड़े हो तुम। ठीक है, इफ the frequency produced by horn is, if frequency produced by the horn is कितना, 600 hertz, find the frequency of sound observed by the driver after reflection from the wall। मतलब साउंड सामने गया, दीवार से टकराया, वापस आया, तो वापस आने वाला साउंड उसको किस फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा? जल्दी जल्दी बताइए बेटा।
आयुषी गलत आंसर है आपका। ट्राई करिए, क्या हो सकता है, सोचिए। नहीं कर पाओगे तो 2 मिनट बाद मैं एक हिंट दूंगा। अप्रोक्सीमेटली 300, इतना फर्क पड़ जाएगा? आई डाउट सो। नहीं दीपान्विता, आपका आंसर गलत है, डेफिनेटली गलत है, मतलब काफी ज्यादा गलत है। चलो मैं बताता हूं। क्या होगा देखिए, मुझे एक चीज बताइए, सॉरी मैंने बोला था पहले हिंट दूंगा, राइट? तो हिंट ये है बेटा कि वॉल हॉर्न की कोई फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। जब मैं बोलता हूं, जब हम पढ़ रहे हैं कि हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इतना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे ईयर्स के लोकेशन पे जो डिस्टरबेंस आ रहा है, पहुंच रहा है, उस डिस्टरबेंस की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, राइट? है ना? तो सोचिए, दीवार की लोकेशन पे जो डिस्टरबेंस पहुंच रहा है, उस डिस्टरबेंस की फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज नहीं है बल्कि कुछ और है। वो हम निकाल सकते हैं बाय अज्यूमिंग वॉल टू बी द ऑब्जेक्ट, राइट? एंड वॉल जिस फ्रीक्वेंसी से डिस्टर्ब होगा, उसी फ्रीक्वेंसी का तो साउंड वापस रिफ्लेक्ट करेगा, और उसको फिर से कौन ऑब्जर्व करेगा? ड्राइवर, जो खुद से फिर से मूविंग है ना? तो ये हमारा एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, जिसका यूज करके हम, मतलब थ्योरी हमें समझ में आ रही है शायद, आई होप आपको भी समझ में आ गई होगी कि ट्रक से जो साउंड आया उसके लिए वॉल ऑब्जर्वर है, और वॉल जिस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा उसी फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करेगा, और उस रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए हमारा ड्राइवर ऑब्जर्वर है। तो एक स्टेप में आंसर नहीं आएगा, 2 स्टेप में आंसर आएगा। तो एक बार ट्राई करेंगे सब लोग।
अच्छा सी नहीं दिया क्या? सी बेटा 350 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सी है आपका 350 मीटर पर सेकंड। पहले बोलना चाहिए ना, दो लोग दो आंसर भी दे चुके हैं दो लोग। देखो, जब ये सोर्स इधर जा रहा है V से, तो फ्रीक्वेंसी जो यहां ऑब्जर्व हुई F1, दैट F1 इज गिवन बाय F0 इनटू, सही बेटा आयुषी आपका आंसर, F0 इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दैट इज C minus 0 upon velocity of wave with respect to source, that is C minus V। और ये F1 इसने ऑब्जर्व किया वॉल ने, इसी F1 को इसने रिफ्लेक्ट भी किया। सो फाइनल फ्रीक्वेंसी जो ये ऑब्जर्व करेगा F, दैट F इज इक्वल टू सिंपली F1 इनटू अगेन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो C माइनस V अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू source, that is C minus 0. So I can simply say therefore this is equation 1, this is equation 2, मैं simply f1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, and I will get therefore frequency f is equal to fo into c upon c minus v into c plus v upon c मर गए, that is equal to fo into c plus v upon c minus v, that is equal to 600 into c plus v is 350 plus 50, 400 upon 350 minus 50, 300, that is equal to 800 हर्ट्ज। ये आपका आंसर है, सही दिवान्विता? कोई दिक्कत? यहां पे किसी को भी कोई दिक्कत है यहां तक? वेव का जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होगा। देखो हम लोग एक काम करते, आप किसी भी डायरेक्शन में प्लस माइनस ले सकते हो, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली रेशियो से मल्टीप्लाई होना है ना? यस सर। किसी भी डायरेक्शन प्लस माइनस ले सकते हो, बट सहूलियत के लिए मैं क्या करता हूं, हमेशा वेव के डायरेक्शन को प्लस लेता हूं, ठीक है? ओके सर। जैसे पहले जाते वक्त मैंने इधर पॉजिटिव लिया, इधर नेगेटिव लिया, और लौटते वक्त मैंने इधर पॉजिटिव लिया, इधर नेगेटिव लिया। समझ में आई बात? यस सर। ठीक, क्योंकि रेशियो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े। यस सर। इफेक्ट ऑफ विंड, एग्जाम्पल नहीं, सॉरी टॉपिक है इफेक्ट ऑफ विंड। विंड का क्या इफेक्ट पड़ सकता है डॉपलर इफेक्ट में, बताइएगा? सीधी सी बात है, जब हम पढ़ते हैं C is equal to अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, ये C क्या है? दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना? यही है ना?
पर वेलोसिटी तो रिलेटिव होता है, तो किसके रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी ऑफ साउंड? दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। और अगर विंड है, मतलब अगर एयर मूव कर रहा है, मतलब मीडियम मूव कर रहा है ना। सो लेट्स से इस तरीके से आपका विंड ब्लो कर रहा है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, समझ में आई बात? अब इस विंड के अंदर अगर आप एक साउंड ऐसे क्रिएट करते हो किसी सोर्स के से, वेलोसिटी सी से ये जाता है, तो इसकी जो ये जो वेलोसिटी सी है गामा अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू विंड। इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा सिंपली c प्लस vw। समझ में आई बात? वही अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता तो क्या होता? c माइनस वीडब्ल्यू, है ना। तो और कुछ नहीं करना है, जब हम लिखेंगे ना फॉर्मूले को, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने w वेव के लिए यूज किया, ये w किसके लिए है? विंड के लिए है ना। समझ में आई बात? यस सर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एफओ इनटू, अगर मैं सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ कर दूं तो ये इट विल बी इक्वल टू c प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन c प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। दिस इज विथ साइन कन्वेंशन। ठीक है, c की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें। वेव की वेलोसिटी, इफेक्टिव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और कुछ नहीं है। ठीक है, कॉपी हो गया? यस सर। आगे बढ़ रहा हूं। तो एग्जाम्पल क्या है? सिंपल सा एग्जाम्पल है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल है। ये विंड जा रहा है 20 मीटर्स पर सेकंड से, ये आपका सोर्स है जो इधर जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, यहां पर आपका ऑब्जर्वर है जो भी इधर आ रहा है, ये जा रहा है लेफ्ट साइड में, लेट से 10 मीटर्स पर सेकंड से। ठीक है, आपको c दे रखा है 330 मीटर्स पर सेकंड, आपको और सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफओ, एफ नॉट दे रखी है कितनी, लेट्स से ये दे रखा है आपको 900 हर्ट्ज। आपको बताना है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये बताइए साउंड किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट, तो बना लेते हैं। तो c इधर है,
है ना। मैंने सी की डायरेक्शन को प्लस, इस डायरेक्शन को माइनस बोल दिया। फिर मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व एफ इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है, बेसिकली सी तो विंड के रिस्पेक्ट में प्लस विंड की वेलोसिटी 20 ऐड हो जाएगी, सी प्लस 20 वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर माइनस -10, राइट, अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव c प्लस 20 विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, तो -50, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 900 इंटू 350 प्लस 10 अपॉन 350 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू 900 इंटू 360 अपॉन 400। तो 2 0 तो कट गए, सो 9 इंटू 90 810 हर्ट्ज। समझ में आई बात। सर डिनोमिनेटर में 50 ऐड कैसे हुआ? क्योंकि माइनस, इसकी वेलोसिटी देखिए किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में ना सोर्स की, यस सर। तो माइनस माइनस 50 हो जाएगा ना। वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालो, क्या होगा, दिस माइनस माइनस दिस, राइट। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक एग्जांपल इसी में लिख लेता हूं, जगह है। आई हैव गॉट टू सोर्सेस S1 and S2 and my observer is situated between the two sources, ठीक है। यहां से वेलोसिटी c से साउंड आता है, ये सोचो, वेलोसिटी ऑफ वेव c है दोनों के लिए, दोनों ने फ्रीक्वेंसी एफ नॉट ही प्रोड्यूस किया, दोनों सोर्स आइडेंटिकल है, और ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से जा रहा है। मुझे बताना है कि फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। सर सोर्स रेस्ट पे है। दोनों सोर्स रेस्ट पे हैं। आंसर ऑब्वियसली सी और वी के टर्म्स में आएगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है।
एकदम सही आंसर है आयुषी आपका। अनिकेत आपका भी एकदम सही है। क्या होगा, देखिए सोर्स S1 से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो इसने ऑब्जर्व की, लेट्स कॉल इट F1। तो मैं निकाल सकता हूं F1 कितना होगा, तो सर F1 हो जाएगा, क्योंकि वेव इधर जा रहा है मैंने इधर की तरफ प्लस ले लिया है, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सो अच्छा F0 तो रहेगा ही, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मतलब C माइनस V अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, दैट इज सिंपली C। वहीं अगर मैं दूसरे सोर्स से साउंड सुनूं, तो क्योंकि वेव इधर आ रही है, मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड F2 इज इक्वल टू अगेन FO इंटू F0 इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दैट इज C प्लस V अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, दैट इज एट रेस्ट, सो अपॉन C। ऑब्वियसली ये बड़ा है इससे, सो आपका जो बीट फ्रीक्वेंसी होगा, that beat frequency is equal to f2 minus f1, that is simply 2 f naught v upon c। ये आपका आंसर। दीपान्विता आपका भी सही आंसर। चैप्टर एकदम लल्लू है कि नहीं है? यस सर। चलो तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए बस। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम what would have been the beat frequency, what would have been the beat frequency if the observer was at rest, if the observer was at rest and both the sources were moving with the velocity v। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता और दोनों सोर्सेज वेलोसिटी v से मूव कर रहे होते सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में बीट फ्रीक्वेंसी कितना होता? जल्दी बताइए।
आयुषी सही आंसर है, बस आपने थोड़ा उल्टा कर दिया। सी माइनस वी छोटा होगा, बड़ा होगा ना, 1/c - बड़ा होगा ना 1/c+v से। बाकी सब ठीक है। Yes, ठीक है दीपान्विता, आपका एकदम सही आंसर था। क्लियर? Yes, sir. कुछ नया नहीं है इसमें, सब लल्लू हो रहे हैं, है ना? हम्म। yes. तो अगला एग्जांपल लिखेंगे। A man is a man is standing. A man is standing besides a railway track. A man is standing besides a railway track. A train passes the man. A train passes the man with velocity v. With velocity v while blowing a horn. While blowing a horn of frequency f naught. While blowing a horn of frequency f naught. Calculate the change in calculate the change in frequency observed by the man. सॉल्व करिए। सॉल्व हुआ? नहीं बेटा, आयुषी गलत आंसर है। आपने आई होप नोट पूरा किया होगा, तो एक बार उसका लैंग्वेज का सही से मीनिंग निकालिए। आप शायद मीनिंग नहीं समझ पाए क्वेश्चन का।
जल्दी बताइए। जल्दी बोलो भाई, क्या कर रहे हो? मैं बताऊं? आंसर यही होगा। क्यों? ये आपका ट्रेन है, पहले ऑब्जर्वर की तरफ जा रही थी, बाद में क्रॉस करके ऑब्जर्वर से दूर जा रही है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी बताना है, मतलब पहले वाली फ्रीक्वेंसी माइनस बाद वाली फ्रीक्वेंसी बतानी, तो बेसिकली उसका उल्टा आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो डिक्रीज होगी। पहले अप्रोच हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से बड़ी है, बाद में सेपरेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से कम है, तो आंसर नेगेटिव आएगा, बट मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. भाई चेंज इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बताओगे ना। आयुषी आपने क्या बताया कि ओरिजिनल एफ नॉट से कितना चेंज होगा, अब उससे थोड़ा ना मतलब है, वो तो आपने इस सिचुएशन में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कितना चेंज है ये निकाला। आपको निकालना क्या है, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में कितना चेंज आएगा, राइट? ओके सर। ठीक है, चलो ये एग्जांपल है, इसमें मेरे को बताइए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है इस केस में। जल्दी बोलो, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। Sir, F. यही होगा ना, Yes, sir. क्योंकि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे हम लोग, इसकी वजह से कोई डॉपलर इफेक्ट आएगा नहीं, जो आएगा इसकी वजह से आएगा, है ना? बट फर्क क्या रहेगा बेटा इसको इस तरीके की सिचुएशन में, जैसे जैसे ही मूव करेगा, इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यू विल ऑब्जर्व कि ये जो थीटा है ये वेरी करेगा, राइट? है ना? इसलिए अलग अलग इंस्टेंट पे आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ओके बेटा? Yes, sir. आगे बढ़े। चलो अब एक एग्जांपल देखो, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी आते हैं। ये एक अभी तक मैंने एक प्रोफाइल पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है, जो कि 90% क्वेश्चंस होते हैं इसके, बट ये जो सेकंड प्रोफाइल बता रहा हूं उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्या है ये? आपका एक रेलवे ट्रैक है। क्या है ये? रेलवे ट्रैक है, स्ट्रेट लाइन है मान लेना। एक ट्रेन, ये ट्रेन का इंजन है, जहां से विसल बजेगी, ट्रेन का हॉर्न बजेगा। ये ट्रेन वेलोसिटी c/2 से, मतलब वेव की वेलोसिटी से, साउंड की वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहां पर ये d डिस्टेंस पर ये आपका ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। पूछा गया है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी f0 का हॉर्न बजाता है तो
find the frequency observed by the observer at the instant when the engine is at closest distance from the observer। समझ में आया क्वेश्चन? मतलब ट्रेन कहां पर होगी उस वक्त? यहां होगी, राइट? जब ट्रेन यहां है उस वक्त ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी, ये बताना है। दो लोगों का आंसर एफ नॉट आया है। सोचा आपने सही है पर आंसर गलत है। ठीक है। देखो आपने बोला कि सर जब ट्रेन यहां होगी, ध्यान दीजिएगा कि जब ट्रेन यहां होगी उस वक्त इसकी वेलोसिटी तो इधर है, तो कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन तो है नहीं, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व विल बी इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। एकदम सही सोचा। बट द प्रॉब्लम इज, एक छोटा सा पॉइंट आप मिस कर गए। जब ट्रेन यहां है तो यहां से साउंड चला है, ये साउंड अभी तक ऑब्जर्वर के पास पहुंचा नहीं है। समझ में आई बात? हाँ या ना? हमें बताना है इस इंस्टेंट पे ऑब्जर्वर क्या सुन रहा है, ये नहीं बताना है कि इस इंस्टेंट पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी पे सुनेगा, ये नहीं बताना है। समझ में आई बात? क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो इस इंस्टेंट पे ऑब्जर्वर वो वाला साउंड नहीं सुनेगा जो यहां से प्रोड्यूस हुआ है, बल्कि वो वाला साउंड सुनेगा जो यहां से प्रोड्यूस हुआ है, राइट? मतलब यहां कहीं से प्रोड्यूस हुआ है। तो इसलिए इस इंस्टेंट पे साउंड, अगर इस पॉइंट से साउंड यहां आया है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सी टी, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सी बाई टू टी, राइट? हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए अगर मैं ये वाला एंगल थीटा निकालने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? cos थीटा इज इक्वल टू c बाई टू टी अपॉन सी टी, दैट इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? तो साउंड वहां से सुनाई देगा जहां पर ये वाला एंगल 60 डिग्री था, उस मोमेंट पे प्रोड्यूस हुआ साउंड इसको अभी सुनाई देगा, राइट? बोल दो।
यस सर। तो ऑब्जर्वर को यहां से प्रोड्यूस हुआ साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, यहां से प्रोड्यूस हुआ साउंड सुनाई दे रहा है जब ये थीटा 60 डिग्री था। इसलिए हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड एफ इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, c माइनस जीरो अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, सोर्स की वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स के बीच में के अलॉन्ग कितनी है, c माइनस c बाय 2 cos थीटा, that is equal to f naught into c upon 3c by 4, that is equal to 4 by 3 f naught। ये आपका आंसर है। समझ में आई बात, हाँ या ना? इसको बेटा स्टार मार्क कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से पूछे जा चुके हैं कई बार। आपसे पूछा गया कि इस मोमेंट पर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, इस मोमेंट पर वो फ्रीक्वेंसी नहीं सुनेगा जो अभी प्रोड्यूस हो रही है, वो सुनेगा जो पहले प्रोड्यूस हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, आप और मैं जो भी चीज ऑब्जर्व करते हैं दुनिया में, हमेशा पास्ट देखते हैं, हमेशा पास्ट को ऑब्जर्व करते हैं। हम सुन रहे हो तो साउंड की स्पीड से पास्ट ऑब्जर्व करते हैं, देख रहे हो तो लाइट की स्पीड से पास्ट ऑब्जर्व करते हैं। समझ में आई बात? कभी भी प्रेजेंट हम परसीव कर ही नहीं सकते। ओके बेटा? यस Yes, सर। sir. चलो कॉपी कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन में ना लैंग्वेज में हमेशा ध्यान रखिएगा क्या बोलना चाहता है। कॉपी हो गया? हो ही गया होगा, कॉपी करने के लिए था ही कितना। आगे बढ़ते हैं। ये एक रिजिड वॉल है, रिजिड वॉल है बट इससे साउंड रिफ्लेक्ट होगा। इससे डी डिस्टेंस पर एक स्ट्रेट रोड है, इस स्ट्रेट रोड पे एक रेसिंग कार c बाय 2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, c वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ठीक है, पूछा है कि अगर ये हॉर्न ब्लो करता है फ्रीक्वेंसी f नॉट का, तो ये कार है, सो व्हाट विल बी द frequency of sound, frequency of horn observed by the driver after reflection from wall।
जल्दी जल्दी सॉल्व करो तो इसको। टू एफ तो नहीं होगा बेटा, इतना तो मैं श्योर हूं। श्योर क्यों, मुझे आंसर पता है। देखो भाई, क्या इसको साउंड ऐसा सुनाई देगा कि गया टकरा के वापस आ गया, ऐसा सुनाई देगा क्या? नो सर। नहीं। कैसा सुनाई देगा? साउंड यहां से ऐसे जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगा, और तब तक हमारी कार यहां पहुंच चुकी होगी, राइट? हाँ या ना? यही होगा ना? So let's call this angle as theta, then this will also be equal to theta. Angle of incidence equal to angle of reflection, right? Yes, sir. So अगर मैं इस डिस्टेंस को L बोल दूं, L1 बोल दूं, ये डिस्टेंस L2 बोल दूं, ये भी L2 होगा, ये भी L1 होगा, राइट? है ना? फिर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि 2L1 इज इक्वल टू C बाय 2T एंड 2L2 इज इक्वल टू CT। ये साउंड ने ट्रेवल किया CT, और ये बस कार का डिस्टेंस ट्रेवल किया C बाय 2T, राइट? हाँ है ना? देयरफॉर डिवाइड किया जाए तो L1 बाय L2 इज इक्वल टू 1 बाय 2, दैट मीन्स L1 बाय L2 है कितना? साइन थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2, दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्या होगा अब इस F0 को यहां सुनेगा वॉल F1, और F1 को यहां सुनेगा वापस से ये F2 से, यही होगा ना? वो ड्रंकर्ड वाला क्वेश्चन याद करिए, याद आया? तो अब क्या बोलेंगे, F1 कितना हो जाएगा सर? F1 हो जाएगा F0 इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ये सिंपली C अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रेस्पेक्ट टू सोर्स, दैट इज C माइनस C बाय 2। ये थी 30 डिग्री, तो कितना होगा? 60 डिग्री हो गया ना? सिमिलरली ये भी 60 डिग्री हो गया, तो C माइनस C बाय 2 cos 60 डिग्री। और अगर आप F2 निकालोगे तो F2 कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू F0 इंटू, सॉरी F0 नहीं, F1 इंटू, क्योंकि जो ये वॉल सुनेगा, जिस फ्रीक्वेंसी से वॉल में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, उसी फ्रीक्वेंसी का साउंड वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो F1 इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, राइट? अब ऑब्जर्वर जा रहा है इधर की तरफ वेलोसिटी C बाय 2 से, तो ये एंगल हो गया, ये हो गया C बाय 2 cos 60 डिग्री, तो ये आ गया C माइनस C बाय 2 cos 60 डिग्री अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, दैट इज सिंपली C। अगर मैं F1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे सिंपली मिलेगा
F2 इज इक्वल टू F0, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ओरिजिन फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रहेगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रहेगा। अब देखो ये जब ये सेंसर तक पहुंचे ना, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। चाहे आप ये वाला क्वेश्चन ले लो, चाहे आप ड्रंकर्ड वाला क्वेश्चन ले लो। काम करते हैं, देखते हैं ड्रंकर्ड वाला क्वेश्चन कहां गया। हाँ, इसमें हम लोगों ने 2 स्टेप में सॉल्व किया। ये सही तरीका है, जो मैंने जिस तरीके से 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए ना, ये सही तरीका है। पर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? ये ऑब्जर्वर को यहीं रहने दो, इसकी इमेज बना लो सोर्स, इसको मिरर मानते हुए इसकी इमेज बना लो, ठीक है? उसको सोर्स मानते हुए, इसको ऑब्जर्वर मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? मतलब इसको सॉल्व कर, 2 स्टेप में सॉल्व करने के बजाय आप सीधे सॉल्व कर सकते थे। ये ऑब्जर्वर है जो वेलोसिटी v से जा रहा है, इधर सोर्स है जो इधर वेलोसिटी v से आ रहा है, और यहां से साउंड आ रहा है। समझ में आई बात? क्योंकि ये बीच में वॉल है जिसको मैंने मिरर बना दिया। समझ में आया? Yes, sir. बट इसकी एक लिमिटेशन है। और देखो, अगर ये यहां पर ही काम किया, सेम चीज इसमें भी काम की। सोचिए, इसका अगर आप इमेज बनाओगे तो इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी सेम हो गई, कोई वेलोसिटी अप्रोच सेपरेशन है ही नहीं, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रहेगी, हाँ या ना? बोलो। Sir. दोनों में ही काम करेगा, पर इसकी एक लिमिटेशन है, छोटी सी। क्या लिमिटेशन है? कि भैया मिरर मूव नहीं करना चाहिए, मिरर के पास कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वॉल मूव करने लग गई तो ये तरीका काम नहीं करेगा। इसीलिए ये ओरिजिनल तरीका है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो ना। नो सर। सब क्लियर है ना? मिरर बना के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर वॉल रेस्ट पर है तो। अगर वॉल रेस्ट पे नहीं हुई और आपने मिरर बना के क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर गलत आएगा गारंटी के साथ। तो इसलिए प्लीज उस केस में जहां वॉल मूव कर रही हो, जिस सरफेस से टकरा के साउंड वापस आ रहा है, अगर वो मूव कर रही हो तो उसमें स्टेप बाय स्टेप ही करिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है स्टेप बाय स्टेप करना, है क्या? No, sir. नहीं है ना? आगे बढ़े फिर, एक आखिरी टॉपिक कर लेते हैं। So our next topic is Doppler effect on wavelength। वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो भैया, सीधी सी बात है, लैम्डा का फॉर्मूला है, या लैम्डा का फॉर्मूला है, आपको याद है ना, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना? तो लैम्डा कितना हो गया? C बाय एफ। तो डॉपलर इफेक्ट के केस में क्या हो जाएगा? लैम्डा ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू C ऑब्जर्व्ड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड। हमेशा यही यूज करेंगे।
अगर तामझाम हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन, 4 रिफ्लेक्शन, 10 रिफ्लेक्शन, हमेशा ये निकालो, लैम्डा निकालना है ना ऑब्जर्व वेवलेंथ, तो हमेशा सीधे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कैलकुलेट करिए और फाइनल जो ऑब्जर्वेशन के टाइम पे वेलोसिटी ऑफ वेव था ना विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, सी ऑब्जर्व क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। समझ में आई बात? ये क्या, दोनों चीजें कैलकुलेट करके रेशियो निकाली। फॉर सिंपल केसेस, सिंपल केस में देखिए जिसमें सिर्फ कोई बीच में रिफ्लेक्शन वगैरह का झमेला नहीं था, सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में था। फॉर सिंपल केस के लिए क्या है, आपको ये मालूम है कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव with respect to observer upon velocity of wave with respect to source. Therefore, lambda observed is equal to c observed मतलब velocity of wave with respect to observer upon frequency observed मतलब ये पूरा fo into velocity of wave with respect to observer upon velocity of wave with respect to source. ठीक है, दैट इज इक्वल टू, आप देखिए ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स अपॉन एफ नॉट, और एफ नॉट क्या था, तो सर एफ नॉट तो सीधे सीधे क्या था, सी अपॉन लैम्डा नॉट, है ना। सो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स इज सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो आप देखेंगे कि नो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ सोर्स, सोर्स के मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऑब्जर्व लैम्डा पे, स्ट्रेट सिंपल केस के अंदर। ठीक है, सो मोशन ऑफ सोर्स नहीं, मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के मोशन से ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आई बात? वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड किसके मोशन से चेंज होती है, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से चेंज होती है बताइए, सोर्स के मोशन की वजह से चेंज होती है। समझ में आया? यस सर। तो ये हो गया डॉपलर इफेक्ट ऑन वेवलेंथ। ये आपका बेस्ट बेट है, बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑन ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ पर। ठीक है ना, ठीक है बेटा। डॉपलर इफेक्ट फ्रीक्वेंसी में ध्यान रखिए, वेवलेंथ पे कैसे काम करता है, तो इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अब यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है, सर अगर मुझसे पूछा जाए कि कलर किस पे डिपेंड करेगा, मतलब मान लो आप डॉपलर इफेक्ट में लाइट के बारे में बात करते हैं लेट्स से, तो लाइट का कलर या साउंड का जो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है, श्रिलनेस और ग्रेवनेस डिपेंड करते हैं ना। क्या बोलते हैं उसको, पिच। हाँ, साउंड का पिच या लाइट का कलर किस चीज पे डिपेंड करता है सर, वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी पे, तो क्या जवाब दोगे? साउंड पतली है या मोटी है, ये साउंड के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। कलर ब्लू है या रेड है, ये लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइट के कलर के लिए और साउंड के पिच के लिए? सर लाइट के कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली पिच के लिए भी फ्रीक्वेंसी। बात समझिए, जब रिफ्लेक्शन होता है, जब रिफ्रैक्शन होता है खासतौर से, तो क्या चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। और हम कौन सा कलर दिखेगा कैसे डिपेंड करता है, सोचिए जरा। हमारी आंखों के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं, बचपन में पढ़ा आपने, रॉड सेल्स, कोन सेल्स, याद है? यस सर। कोन सेल्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। कोन सेल्स कितने तरीके के होते हैं, 3,
एक रेड को सेंस करने के लिए, एक ग्रीन को सेंस करने के लिए और एक ब्लू को सेंस करने के लिए। समझ में आई बात? ठीक है। अब रेड वाला जो कोन सेल है वो रेड को क्यों सेंस करता है? क्योंकि रेड कोन सेल के नेचुरल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी रेड कलर के वेव के लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। समझ में आई बात? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट याद है कि जब फोर्स की फ्रीक्वेंसी या जब डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी आपके ऑब्जेक्ट के ऑसिलेट करने की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो रेजोनेंस होगा, राइट? उस केस में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होगा और वही हम सेंस करते हैं। अब सोचिए हमारी आंखों के ऊपर अंदर जब लाइट गई तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने की फ्रीक्वेंसी अगर रेड कोन सेल्स से मैच कर गई तो हमारे रेड कोन सेल्स सिग्नल भेजेंगे, उनमें वाइब्रेशन होगा, वो सिग्नल भेजेंगे ब्रेन पे। ठीक है। ग्रीन से मैच कर गई तो ग्रीन वाले सिग्नल भेजेंगे, ब्लू से मैच कर गई तो ब्लू वाले सिग्नल भेजेंगे। समझ में आई बात? तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पिच भी वैसा ही है कि अलग अलग पिच पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन होगा हमारे कानों के अंदर, ईयर ड्रम पे। ठीक है। तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ही आपकी जो भी चीज हम ऑब्जर्व करेंगे, चाहे हम कलर ऑब्जर्व करें, चाहे हम पिच ऑब्जर्व करें, वेव की सबसे बेसिक चीज क्या होगी? अगर आप तीन चीजों के बारे में बात करोगे, स्पीड, क्या क्या? स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो सबसे इसमें खास चीज क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी आपको नेक्स्ट क्लास के लिए इस चैप्टर में दो तीन चीजें बच गई हैं। एक तो बच गया है डेरिवेशन, दूसरा बच गया है क्या नाम है, सुपरसोनिक वेव, और तीसरा बच गया है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ठीक है बेटा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुल मिला के वैसे अगर जल्दी जल्दी कराऊं तो आधे घंटे का टॉपिक है, मैं आराम से कराऊंगा 1 घंटा लगेगा। ठीक है। ओके बेटा, आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है? डॉपलर इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा बना लोगे अभी तक जो भी टॉपिक हुआ उसमें से? यस सर। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।